14 जुलाई, दिन गुरुवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं स्वाति रायना। हो जाइए तैयार खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कच्चे तेल में करीब 5% की गिरावट। ब्रेंट क्रूड $95 के नीचे फिसला। सोने और चांदी में भी आई तेज गिरावट। ग्लोबल मार्केट में सोना और चांदी मई 2020 के स्तर पर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी। रिकॉर्ड निचले स्तर पर आया रुपया। डॉलर की कीमत ₹79.88 तक पहुंची। इंडिया 360 डिग्री में बताएंगे जब रुपए में गिरावट का आप पर क्या होगा असर। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद फिसले बाजार। हल्की गिरावट के साथ निफ्टी 16,000 और सेंसेक्स 53,500 के नीचे हुआ बंद। बैंक, आईटी और मेटल समेत छोटे मझौले शेयरों ने बनाया दबाव। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर दी बड़ी राहत। राज्य सरकार ने घटाया वैट, ₹5 कम किए पेट्रोल के दाम। डीजल ₹3 सस्ता। सिंगर दिलेर मेहंदी को 2 साल की जेल। 18 साल पुराने मानव तस्करी केस में पटियाला कोर्ट ने 2 साल की सजा रखी बरकरार। असंसदीय शब्दों की लिस्ट पर आर पार। जयराम रमेश का सरकार पर विष गुरु वाला वार। कहा, विपक्ष के इस्तेमाल के शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। और सिंगापुर पहुंचे गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा। सिंगापुर बोला, हमारे यहां निजी दौरे पर आए हैं गोटबाया। ना उन्होंने शरण मांगी और ना ही हमने दी। और इस वक्त कमोडिटी मार्केट से एक बड़ी खबर आ रही है। जोरदार एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल में एक बार फिर से जोरदार गिरावट है। कच्चे तेल में करीब 5% की गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड $95 के नीचे फिसल गया है। साथ ही सोने चांदी में भी भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बातचीत के लिए हमारे साथ कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा है। मृत्युंजय, एक बार फिर से क्रूड में तेज गिरावट और इस बार तो 5% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। ब्रेंट $95, WTI क्रूड $90 के नीचे। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए स्वाति, इस वक्त कमोडिटी मार्केट में चौतरफा कोहराम मचा हुआ है। और अगर मैं आपको इस वक्त का बाजार का हाल बताऊं तो मैं किस कमोडिटी का रेट आपको बताऊं और किसका नहीं बताऊं, ये तय करना मुश्किल हो रहा है। और इस वक्त जब मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं तो आपने कहा कि कच्चा तेल 5% से ज्यादा टूटा है। ये बात बिल्कुल ठीक है। $95 प्रति बैरल के नीचे आ गया है ब्रेंट क्रूड का भाव। वही ब्रेंट क्रूड जो आज से ठीक 4 महीने पहले $140 के आसपास के भाव पर बिक रहा था। नाइमेक्स क्रूड $90 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। चांदी का भाव एमसीएक्स पर ₹2500 से ज्यादा टूट गया है। दर्शक इस बात को नोट कर सकते हैं, जो लोग गोल्ड और सिल्वर खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं या किसी को खरीदना है तो आप रेट नोट कर लें। इस वक्त ₹2500 एक झटके में 1 किलो चांदी का दाम कम हो गया है। एक झटके में 10 ग्राम सोने का भाव ₹700 कम हो गया इंडियन मार्केट में। और ग्लोबल मार्केट में $1700 प्रति ऑन्स के नीचे गोल्ड का भाव आ चुका है, जो कि 2 साल में गोल्ड का सबसे कम भाव है। कोहराम मचा हुआ है और इस गिरावट के पीछे 2 सबसे बड़ी वजह है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में कमोडिटी मार्केट की कीमतों में कोहराम मचाया है। पहली वजह यह है कि डॉलर का इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है और आज अभी शाम के कारोबार में डॉलर के इंडेक्स ने 109 के लेवल को पार किया है। ये एक बड़ी वजह है जिससे दुनिया भर में कमोडिटीज के दाम गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ रही है, मंदी की बढ़ती आशंकाओं के बीच फेड की तरफ से जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, वहां पर ब्याज दरें ज्यादा बढ़ने की संभावना काफी तेज हो गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि 1% तक वहां पर दरें बढ़ सकती है। इससे पहले संभावना थी 0.75% की, अब ये संभावना बढ़ के 1% हो गई है। और इन दो खबरों ने, इन दो फंडामेंटल ने पूरी दुनिया में कमोडिटी मार्केट में कोहराम मचा दिया है।
बिल्कुल मृत्युंजय, अब जितनी गिरावट हम देख रहे हैं कमोडिटी में, कोहराम जिस तरीके से बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि लगातार गिरावट का ये दौर जारी है। क्या और भी दाम गिरेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और इस सवाल का जवाब मैं आपको 5 फैक्टर, 5 का पंच अभी गोल्ड के मार्केट में चल रहा है। और ये जो 5 ट्रिगर हैं, इनमें से 3 ट्रिगर गोल्ड के लिए सपोर्टिव है और 2 ट्रिगर निगेटिव है। जो 2 ट्रिगर निगेटिव है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि डॉलर और ब्याज दरों का बढ़ना। लेकिन 3 जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ये कि दुनिया भर में मंदी की आशंका बढ़ रही है और मंदी के दौरान गोल्ड की चमक बढ़ती है, गोल्ड में पैसा लोग लगाते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि रुपया इंडियन मार्केट में ऑल टाइम लो पे चल रहा है, कमजोर रुपया भी गोल्ड के लिए सपोर्टिव होता है। और तीसरी बड़ी बात है कि महंगाई, अमेरिका में 41 साल की ऊंचाई पर है महंगाई, और महंगाई के खिलाफ भी गोल्ड की डिमांड रहती है। तो ये 5 फैक्टर हैं, 3 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है। लेकिन अभी के हालात में ये जो 2 निगेटिव फैक्टर हैं वो गोल्ड के ऊपर ज्यादा हावी है। ये कितना हावी हो पाएंगे, अब जब अमेरिका में जीडीपी के नंबर आएंगे उसके बाद मंदी को लेकर तस्वीर और साफ हो पाएगी, और उसके बाद आपको ये अंदाजा लगेगा कि गोल्ड के दाम ऊपर जाएंगे या नीचे। लेकिन हाँ, अभी ये कहना इतना ही कहा जा सकता है गोल्ड को लेकर के कि यहाँ से बहुत ज्यादा गोल्ड के दाम गिर जाएंगे, इसकी संभावना फिलहाल कम दिख रही है। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका मृत्युंजय, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कमोडिटी के बाजार से बड़ी खबर, क्रूड, सोना, चांदी, हर जगह जोरदार गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। आइए अब देखते हैं दिन भर की कुछ और बड़ी खबरें। भारत, इजरायल, अमेरिका और यूएई के नए समूह I2U2 की आज पहली वर्चुअल बैठक हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा कि आज की इस पहली समिट से ही I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। पीएम ने कहा कि कई क्षेत्रों में जॉइंट प्रोजेक्ट की पहचान की गई है और उनमें आगे बढ़ने का रोड मैप भी बनाया है। सदस्य देश I2U2 फ्रेमवर्क के तहत जल, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, स्पेस और फूड सिक्योरिटी के लिए 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जॉइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को तेज रफ्तार मिलने वाली है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने आज मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सभी तरह की मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी। आपको बताएं, बुलेट ट्रेन अगले साल यानी 2023 में चलनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण की धीमी रफ्तार के कारण देरी हो रही है। अभी तक महाराष्ट्र में सिर्फ 20% जमीन अधिग्रहण ही हो सका है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण करवाने में रुचि नहीं दिखाई थी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में फूट पड़ती दिख रही है। शिवसेना और टीडीपी के बाद अब झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। जेएमएम ने ये बयान जारी कर कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होने वाला है। ऐसे में पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेगी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के हाथों 17 आदिवासियों की हत्या का झूठा दावा करने वाले याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की भी अनुमति दी है। ये याचिका वनवासी चेतना आश्रम नाम का एनजीओ चलाने वाले हिमांशु कुमार ने 2009 में दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले में प्रभावित बताए गए आदिवासियों के बयान दर्ज करवाए थे। इसमें हिमांशु का दावा झूठा पाया गया था। बिहार की राजधानी पटना में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन है, तो दूसरा पीएफआई का सदस्य अतहर परवेज। पटना पुलिस के मुताबिक ये दोनों मार्शल आर्ट की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे। इनके पास से पीएफआई एसडीपीआई का गुप्त दस्तावेज मिशन 2047 मिला है, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही गई है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों से ट्रेनिंग लेने के लिए पिछले 2 महीने से दूसरे राज्यों के लोग आ रहे थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अस्पताल के बुलेटिन के मुताबिक एमके स्टालिन की 12 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद उनको कोविड संबंधी लक्षणों की जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी कहा। जहांगीरपुरी दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल उसने कर दी। इस केस में अब तक 3 मुख्य आरोपियों समेत कुल 37 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज के साथ फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया है। मॉनसून की बारिश का बोझ मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों पर बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना और कर्नाटक तक भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में आने वाले 24 घंटे एक बार फिर से भारी पड़ने वाले हैं। तेलंगाना में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए शनिवार तक के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक में बाढ़ और बारिश में अब तक 32 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। रुपए में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय रुपया लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है। आज रुपया गिरकर 79 रुपए 74 पैसे के निचले स्तर पर पहुंचा। अब आशंका जताई जा रही है कि रुपया जल्द 80 का आंकड़ा छू सकता है। रुपए में जारी इस रैली का न सिर्फ इकोनॉमी पर असर पड़ता है बल्कि आप पर यानी आम आदमी की जेब पर भी इसका असर नजर आता है। तो रुपए में आखिर क्यों लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है और रुपए में गिरावट का महंगाई से क्या है कनेक्शन और क्यों ये आपकी जेब पर भी पड़ता है भारी, देखिए इस रिपोर्ट में और फिर करेंगे इस पर चर्चा। रुपए में गिरावट का सिलसिला जारी है। भारतीय रुपया इतिहास में पहली बार डॉलर के मुकाबले 80 के करीब पहुंच चुका है। रुपए के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा। 2022 की शुरुआत से ही रुपए में गिरावट दर्ज की जा रही है। फरवरी में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध ने आग में घी का काम किया। 12 जनवरी 2022 को रुपया 73.78 प्रति डॉलर पर था। महज 6 महीनों से भी कम समय में रुपया 5 रुपए से ज्यादा गिर चुका है। पहले ये 12 जनवरी से 8 मार्च के बीच कमजोर होकर 77 रुपए 13 पैसे पर पहुंचा। फिर 5 अप्रैल तक एक महीने के लिए मजबूत होकर 75 रुपए 23 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंचा। 5 अप्रैल के बाद से रुपए में लगातार गिरावट देखी गई और तब से ये कई बार रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया है। ब्रोकरेज फर्म नोमिरा ने डॉलर के मुकाबले रुपए के 82 के स्तर तक टूटने का अनुमान जताया है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का मतलब है कि भारतीय करेंसी कमजोर हो रही है, यानी अब आपको अमेरिका से या फिर किसी भी देश से आयात में चुकाने वाली राशि ज्यादा देनी होगी, क्योंकि आपको भुगतान रुपए में नहीं बल्कि डॉलर में करना होगा। मतलब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पहले की तुलना में कम आयात करने में ही ज्यादा खर्च हो जाएगा। अब रुपए के गिरने की वजहों को देखें तो विशेषज्ञों के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध से माहौल बिगड़ा। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है और डॉलर की मांग बढ़ जाती है। इसके अलावा डॉलर सूचकांक में आ रही मजबूती भी गिरावट की वजह है। मंदी की आशंका के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उथल पुथल मची हुई है। जब भी वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव होता है तो निवेशक डॉलर की ओर अपना रुख करते हैं। डॉलर की मांग बढ़ती है तो फिर अन्य करेंसियों पर दबाव बढ़ जाता है। गिरते रुपए से आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो देश में महंगाई बढ़ जाती है। भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल आयात करता है। जैसे जैसे रुपया गिरेगा, कच्चे तेल का आयात बिल बढ़ेगा और इस वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो आप तक पहुंचने वाली सब्जियां भी महंगी होगी, क्योंकि परिवहन खर्च बढ़ जाएगा। आयात किए जाने वाले खाने के तेल की कीमत बढ़ेगी। विदेशों से आयात किए जाने वाले छोटे से छोटे सामान पर रुपए के कमजोर होने का असर पड़ेगा। टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगे होने लगेंगे।
रुपए के टूटने का असर भारत के इंपोर्ट बिल पर भी पड़ेगा। जहां जहां भारत डॉलर में पेमेंट करता है वो महंगा हो जाएगा। कॉर्पोरेट हाउस के लिए भी विदेशी कर्ज लेना मुसीबत बन जाएगा। वैश्विक इकोनॉमी में मची उथल पुथल जब तक जारी रहती है तब तक रुपए में जारी गिरावट थमने के आसार नहीं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी महंगाई की मार जारी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रुपए में गिरावट कितनी बड़ी आफत, चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट गुरचरण दास। गुरचरण जी, बहुत स्वागत हम करते हैं इंडिया 360 डिग्री की इस खास चर्चा में आपका। रुपए में ऑल टाइम गिरावट, और ऐसा हम मानकर चल रहे हैं कि जो $80 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है वो भी जल्द ही रुपया शायद क्रॉस कर ले। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे रीड करते हैं सर? रुपया गिर नहीं गया, डॉलर चढ़ गया है, ये है प्रॉब्लम। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मजबूत रुपया, ऊंचा रुपया का मतलब है कि देश मजबूत हो गया। और ये गौरव की बात नहीं होनी चाहिए। जो कई बार, जैसे इस वक्त हमें हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट चाहिए, एक्सपोर्ट्स की बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजगारी, जो नौकरियां, रोजगारी हमें चाहिए। ये पकौड़े वाली रोजगारी नहीं, ये मनरेगा की रोजगारी नहीं, ये सही जो जॉब्स चाहिए वो आती हैं एक्सपोर्ट्स के द्वारा। और एक्सपोर्ट के लिए रुपया नीचा होना चाहिए। मतलब कि ये जो शक्तिशाली रुपया है अगर हो तो एक्सपोर्ट्स हमारे कंपेटिटिव नहीं होते। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, आम आदमी को सफर तो करना पड़ेगा इस वक्त। और मैं ये भी नहीं समझता कि ये आप सारे वक्त के लिए बात कर रहे हैं। ये लड़ाई खत्म हो जाएगी और एक किस्म का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। रुपया एक इक्विलिब्रियम, पहले तक मतलब एकदम नीचे नहीं जाएगा जैसे पहले, मतलब मजबूत नहीं होगा जितना पहले था, पर फिर भी ये जो रेट है ये कंपेटिटिव रेट है 80 के द्वारा। तो हमें इसके बारे में घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग यहाँ पर डेफिनेटली बताई है। पर आपने जो कहा अपने शुरुआती रिमार्क्स में, भारत प्राइमरली एक इंपोर्ट डिपेंडेंट देश है। ऑफ कोर्स रुपए का गिरना हमारे बहुत सारे इंपोर्ट्स पर असर डालता है। क्रूड हो गया और यूरिया और आदि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको इंपोर्ट करना हमारे लिए मजबूरी भी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। उसके अलावा भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो तेजी से घट रहा है। भारत का ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पर है। FIIs भी जमकर बिकवाली कर रहे हैं। ये सब ऑफ कोर्स सब कनेक्टेड है इससे। कैसे बच सकते हैं इससे? मैं तो समझता हूं कि भारत की जो इकोनॉमी है ये इस वक्त ऐसे कस्ब पे है, उसका मायना कि ऐसे जगह में है कि ग्रो यहाँ से चढ़ेगी। और जो प्रोजेक्शंस हैं वो हैं कि सब देशों से ज्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए ये करेंसी के बारे में। ठीक है, इंपोर्टिंग, आपने जैसे कहा इंपोर्टिंग देश हैं इस वक्त, इसका मायना है कि चीजें महंगी थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, पर ऑन अ गोइंग बेसिस ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लड़ाई खत्म ही हो जाएगी जो चल रही है। तो और जो दाम हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह तेल के दाम हैं, ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो और जरूरी बात यह है, नौकरियां, रोजगारी
हमारे भविष्य में। और जो पिछले 2 साल में एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, इसका मतलब हम बढ़ा सकते हैं। और अगर हम ये बढ़ाएंगे, फिर हिंदुस्तान एक मिडिल क्लास देश हो जाएगा, जैसे चीन, जापान, कोरिया, सारे एशियन टाइगर्स जैसे हो गए हैं। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, घबराइए नहीं। हाँ, थोड़ी सफरिंग तो है इस वक्त, पर वो अब कौन कह सकता था कोविड आएगा, कौन कह सकता था रूस और यूक्रेन की लड़ाई होगी, तो ये भी चली जाएगी। बिल्कुल चैलेंजेस, आप गुरशरण सर कह रहे हैं कि काफी चैलेंजेस अलोंग विद जो बाकी अभी इकोनॉमिकली ग्लोबल रिसेशन की जो बात की जा रही है, यूएस में महंगाई दर रिकॉर्ड हाई पर है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी इस पूरे सिचुएशन को। पर ये समझना जरूरी है कि आपने फॉरवर्ड लुकिंग बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर बताए जो लॉन्ग टर्म में हम एक पॉजिटिव तस्वीर तो देख पा रहे हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं, आस लगाकर बैठते हैं, वो एक शॉर्ट टर्म का एक सोल्यूशन भी समझना और जानना चाहते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों बोला कि अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आप रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये ऐसे कुछ फैसले रुपए को सपोर्ट कर सकते हैं इन अ शॉर्टर टर्म? हाँ, थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि रिजर्व बैंक इस वक्त डॉलर को खरीदना शुरू कर दे। ये पुराना तरीका था, और ये अभी वी शुड नॉट वेस्ट आवर डॉलर्स फॉर दिस पर्पस। द रुपी विल स्टेबलाइज, स्टेबिलिटी आ जाएगी। और इस वक्त आपने भी कहा कि इस वक्त हमारे पास रिकॉर्ड रिजर्व्स हैं, लेकिन गिर रहे हैं। तो अगर डॉलर खरीदना शुरू कर दिएंगे रिजर्व बैंक, और भी रिजर्व गिर जाएंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि रिजर्व बैंक रिलैक्स, ज्यादा मत करो, अपने आप ठीक हो जाएगी बात। और कीमतें हाँ थोड़ी बढ़ेंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स मतलब इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें देखना चाहिए। हम 3 महीने के बाद हमें देखना चाहिए क्या होगा। 6 महीने, 1 साल, हमें हिंदुस्तान को बहुत ऊपर जाना है और बहुत दूर जाना है। तो 8, 9, 10% ग्रोथ होनी चाहिए, और ये होगी ओनली विद एक्सपोर्ट्स। ओके, आपने सर यहाँ पर जिक्र डेफिनेटली किया, एक पॉजिटिव पिक्चर आप जरूर पेस्ट कर रहे हैं, पर इसके अलावा बेसिकली रुपए को संभालने का और कोई इलाज है? मतलब इकोनॉमीज, या फिर अगर अपने देश की बात करें, या फिर रिजर्व बैंक हो गया, या फिर सरकार है, कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकती है जिससे इसको स्टेबलाइज किया जा सके? शॉर्ट टर्म मैं तो कहता हूं कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। जो रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया है अच्छा है, वो ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे जैसे इस वक्त बढ़ रहे हैं, तो अपने आप जो रुपया है ये शक्तिशाली हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ऐसा ही होता है, अगर एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो रिजर्व्स बढ़ते हैं और करेंसी स्ट्रांग हो जाती है फ्यूचर में। तो ये करेंसी जो हैंडलिंग है ना, ये फ्यूचर में देखना चाहिए, भविष्य में क्या होगा। ओके, थोड़ा लॉन्गर टर्म अगर व्यू लेकर चलें, आप कह रहे हैं कि हाँ चीजें मुनासिब हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, पर शॉर्टर टर्म में थोड़ा बहुत विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली अभी कई चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पर लेकिन फिर भी लोग ये जानना और समझना चाहते हैं कि जो शॉर्टर टर्म के लिए जो अभी हम एक नॉट सो रोजी पिक्चर देख रहे हैं अभी इकोनॉमीज की, रुपए का गिरना, आप कितना एक जो
अभी तो फिलहाल 79 और 80 के बहुत करीब है। लगभग कितना आप समझते हैं कि रुपए में और ज्यादा गिरावट आने वाले टाइम में हो सकती है? कितना और ज्यादा कमजोर हो सकता है, या डॉलर कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, जैसे आपने शुरुआत में बोला? मेरा तो ख्याल है कि ज्यादा नहीं बढ़ेगा, शायद शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन 80 के करीब इसको स्टेबलाइज कर देना चाहिए। और ये भी ठीक है, क्योंकि बाकी करेंसीज हैव फॉलन मोर देन द रुपी एंड दे टू विल स्टेबलाइज। सो यस, इस वक्त थोड़ी पीड़ा है, सब दुनिया में है। जो अमीर देश हैं उनकी ज्यादा है इस वक्त, इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए हाँ, गवर्नमेंट जो कुछ टैक्सेस हैं, पेट्रोलियम टैक्सेस कम कर सकती है, और कुछ किए भी हैं वो, और ठीक होगा। वो एक्शंस लेने चाहिए, पर रुपये के लिए नहीं, इन्फ्लेशन के लिए लेने चाहिए। ओके, लास्ट सवाल आपसे सर, जिससे पहले हम आपको थैंक यू बोलेंगे। क्या इस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन का यहाँ पर जिक्र किया, अमेरिका में महंगाई के आंकड़े सामने आए, वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उसके कंपैरिजन में क्या भारत एक बेहतर स्थिति में है अभी? क्या हम इसको बेहतर तरीके से डील कर रहे हैं? इन्फ्लेशन कहें तो हाँ, जो इमर्जिंग मार्केट्स कहते हैं ना, जो देश गरीब हैं या लेस डेवलप्ड हैं, कम अमीर हैं, वो इस वक्त उनकी इन्फ्लेशन कम है। जो अमीर देश हैं, अमेरिका, विलायत, यूरोप वगैरह, उनकी इन्फ्लेशन इस वक्त ज्यादा है। ये पहले ऐसा नहीं होता था, और पहले हुआ भी नहीं। ये अजीब बात है। ये लड़ाई और कोविड के बाद इन सब चीजों का असर हो रहा है। और अब रिजर्व बैंक बढ़ाएंगे रेट्स। मैं तो कहता हूं कि बढ़ाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन बस उनको दिखाना है कि कुछ तो कर रहे हैं, तो बढ़ाएंगे रेट्स। लेकिन हमें लंबा सफर लेना है, शॉर्ट टर्म में फंसना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, पीड़ा है इस वक्त, लेकिन ज्यादा देर लास्ट नहीं करेगी। बहुत धन्यवाद करेंगे गुरशरण सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। आपने कई पॉइंट्स पर अपने बहुत ही फ्रैंक व्यूज हमारे सामने रखे, उसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे। तो रुपये पर चर्चा करने के लिए जाने माने इकोनॉमिस्ट गुरशरण दास इस वक्त हमारे साथ शामिल थे। और आगे अगली खबर का भी अब रुख कर लेते हैं। सीमेंट कंपनियों से जुड़ी हुई एक खबर है। आपको बताएं, सीमेंट कंपनियों के खिलाफ जारी जांच सीसीआई ने पूरी कर दी है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सीमेंट कंपनियों के खिलाफ सांठगांठ के सबूत मिले हैं। पूरी खबर समझते हैं और डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता तरुण शर्मा है। तरुण, सीमेंट कंपनियों से जुड़ी हुई ये वाकई बहुत बड़ी बुरी खबर है जो हमारे सामने आ रही है, जिसमें सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी जांच पूरी कर ली है। क्या जांच पे सामने आया है? बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूंगा कि 2020 दिसंबर के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर्चिस की थी। शुरुआत में 5 बड़ी सीमेंट कंपनियों के खिलाफ ये जांच शुरू की गई थी, लेकिन जैसे ही जांच का दायरा बढ़ा तो कंपनियां भी बढ़ती गई। करीबन 20 कंपनियों के खिलाफ सीसीआई ने अपनी जांच पूरी करी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सीसीआई को कार्टेलाइजेशन के सबूत मिले हैं। सीसीआई को ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, ऐसे मेल कंपनीज के मैनेजमेंट के बीच में मिले हैं कि जहां पर प्राइस को ऊपर रखने के लिए प्रोडक्शन को कम किया गया है। ये सीसीआई को अपनी जांच में मिला है। और साथ ही ये देखने को मिला है कि जितना कम सप्लाई मार्केट में होगा उतना ही सीमेंट के प्राइसेस को अपमूव रखा जाएगा। इसके लिए भी सभी कंपनियों ने एक साथ एक कार्टेल बना के काम किया है। जो नितिन गडकरी बार बार कहते रहे हैं कि कार्टेलाइजेशन है सीमेंट में, इसी वजह से सीमेंट के प्राइसेस ऊपर हैं। तो एक ये चीज इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। और जो टाइम पीरियड है वो पिछले 2015 से 2020 के बीच का टाइम पीरियड है, जब ये कार्टेलाइजेशन
सीसीआई को केस की इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है। अब आने वाले समय में क्या होगा वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सीसीआई ने की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसने अपनी जांच पूरी कर ली है। उसने कमीशन को ये जांच अपनी सौंप दिया और कमीशन ने एज पर द प्रोसीजर जो कंपनीज है उनसे उनका व्यू पॉइंट मांगा है और 1 महीने का समय दिया जाता है। वो समय दिया गया है कंपनीज को रिप्लाई करने के लिए। इसके बाद कमीशन कंपनीज की बात सुनने के बाद पेनल्टी डिसाइड करेगा और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि ये जो पेनल्टी होगी ये अभी तक की किसी भी सीमेंट कंपनी पर लगाई गई सबसे बड़ी पेनल्टी होगी, क्योंकि जो पिछली बार जो पेनल्टी लगाई गई थी वो कुछ कंपनीज पे थी और उसके मुकाबले इस बार की पेनल्टी काफी ज्यादा होगी। 6000 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी इन कंपनीज पे लग सकती है, क्योंकि जो प्रोसीजर है या जो मेथड है पेनल्टी लगाने का वो है या तो 5% 10% ऑफ योर प्रॉफिट और 3 times योर 10% ऑफ योर टर्नओवर और 3 times योर प्रॉफिट। तो उसके हिसाब से पेनल्टी काफी ज्यादा होगी, लेकिन सीसीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके कार्टेलाइजेशन का भांडाफोड़ किया है। बिल्कुल, एक बड़ी खबर सीमेंट कंपनियों से जुड़ी हुई जिसमें कार्टेलाइजेशन की बात मिली है, जानकारी मिली और कई साल के सांठगांठ की जानकारी यहां पर सबके सामने उजागर हुई है। जानकारी देने के लिए तरुण धन्यवाद आपका। आइए अब शेयर बाजार का अपडेट भी आपको दें। वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी ने आज दमदार तेजी के साथ शुरुआत की थी, लेकिन बाद में गिरावट का दौर भी देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 98 अंकों की गिरावट के साथ 53,416 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 28 अंक की मामूली गिरावट के साथ 16,000 के नीचे बंद हुआ। मार्केट में कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे हैं। वरुण, गिरावट के साथ बाजार आज बंद हुए, उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार बाजार फिसले, क्या वजह रही और कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था आज? देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन आपको निफ्टी में एक सपाट क्लोजिंग देखने मिली है। हालांकि दिन भर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ है। शुरुआत जब हमने की थी तो 16,000 के ऊपर था निफ्टी, अच्छे खासे हरे निशान में था, लेकिन दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ऊपरी सौ से गिरावट हुई। एक समय तो ऐसा था कि निफ्टी 15,900 के नीचे जा चुका था, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत रिकवरी आई। हालांकि लाल निशान में ही हम बंद हुए हैं, ये एक बात है कि हरे निशान में हम बंद नहीं हो पाए हैं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों अगर आप देखेंगे वहाँ पे प्रेशर देखने मिला। ग्लोबल रीजन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो यूएस के जो सीपीआई के आंकड़े आए उसके बाद प्रेशर देखने मिला, उसी का इम्पैक्ट जो है भारतीय बाजारों पे हुआ है। इसके अलावा रुपया अगर आप देखेंगे तो लगातार कमज़ोर होते जा रहा है, लगातार लाइफ लोज बनाते जा रहा है, और ये इसलिए है क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ कमोडिटीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। तो मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आज बाजार में गिरावट आई है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो निफ्टी में टॉप लूजर अगर आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, आईटीसी जैसे काउंटर से जहां पे दबाव देखा गया। इसके अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जुबिलेंट फूडवर्क्स, एनएमडीसी, बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर से जहां पे प्रेशर देखने मिला। और जोमेटो देखिए, यहां पे भी कैश के काउंटर भी काफ़ी सारे थे जहां पे प्रेशर देखने मिला, और इसमें जोमेटो करीब 5% के आसपास की गिरावट यहां देखने मिली। फोकस में हिंदुस्तान जिंक था जिसने डिविडेंड दिया, उसका इम्पैक्ट देखने मिला, स्टॉक में तेजी थी। वहीं नतीजों का इम्पैक्ट बटरफ्लाई, गांधीमती, शक्ति पंप और खासकर माइंडट्री में देखने मिला। माइंडट्री खुला तो तेजी के साथ था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट आई है। इसके अलावा टॉप गेनर्स में अगर कोई था तो आज ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां और फार्मा कंपनियां यहाँ पे खरीदारी थी। निफ्टी के टॉप गेनर देखिए, सन फार्मा, ओएनजीसी जैसे काउंटर थे। इसके अलावा कोटक और मारुति में खरीदारी देखने मिली। एफएनओ में पेट्रोनेट, एलएनजी, भारत फोर्ज, जीएसपीएल, एचपीसीएल जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे अच्छे गेन्स थे। इसके अलावा कैश में अनुपम रसायन, आरती ड्रग्स। इसके अलावा अगर आप और भी काउंटर्स देखेंगे तो सीएट जैसे काउंटर्स में तेजी थी। और यूनाइटेड स्पिरिट्स, हमारे चैनल पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी, और आज देखिए इस काउंटर में भी बेहतरीन गेंस थे। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ का एक्शन था, लेकिन सेक्टर्स खासकर दो फोकस में थे, फार्मा और ऑयल एंड गैस। और वीकली एक्सपायरी के दिन अगर आप देखेंगे तो खासकर ग्लोबल प्रेशर और करेंसी में जिस तरह के दबाव देखने मिला, उसके चलते मार्केट जो है उसमें फ्लैट क्लोजिंग देखने मिली है। और आइए अब आपको बताएं अमेरिकी बाजारों का क्या हाल है। अमेरिकी बाजारों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स की बात करें, लगभग 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। उसके अलावा एसएनपी में
भी गिरावट का दौर जारी है। लगभग 2% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं नैस्डैक में लगभग 204 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। तो अक्रॉस डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक अमेरिकी बाजारों का हाल इस वक्त कुछ खास नहीं है। और इस वक्त ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ है। संदीप जी, स्वागत करते हैं हम आपका। सबसे पहले आज के बाजार पर आपका क्या व्यू रहेगा? एक बार फिर से उतार चढ़ाव के बाद बाजारों ने नेगेटिव क्लोजिंग ही दी। क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त किसी को रखनी चाहिए? क्योंकि जैसा हम यूएस के मार्केट्स में भी देख रहे हैं, वहां पर भी तेज गिरावट साफ देखने को मिल रही है। क्या इसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत ही गजब का इम्पैक्ट था आज यूएस मार्केट्स का। मार्केट्स खुलने में तो बहुत अच्छे खुले थे और बाद में गैप अप खुलने के बाद अच्छा खासा करेक्शन आया और एक बार तो अच्छा खासा नीचे भी आया और फिर 15,900 के लेवल्स के नीचे आया। फिर 2:30 के 3 बजे के बीच में जब कटान का प्रेशर आया तो थोड़ा सा ऊपर आया। बट यही है कि 15,900 के ऊपर बंद हुआ, दैट वाज हेल्दी। बट जिस तरीके से अभी डाउ जोन्स का रुख है, जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी अभी टूटा हुआ, ऐसा लगता नहीं कि मार्केट्स में स्ट्रेंथ दिख रही है। डॉलर इंडेक्स जब तक ऊपर जाता है, डॉलर इंडेक्स ऐसा इंडिकेटर है जब ये ऊपर रहता है, तेजी रहती है, तो बाकी सारी चीजों में मंदी रहती है। और क्रूड ऑयल टूट रहा है, बाकी बेस मेटल्स और मेटल्स भी टूटे, तो ये एक अच्छा साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। बट चूंकि ग्लोबल क्यूज खराब है तो आई डोंट थिंक कि मार्केट्स में अभी भी एक्सुबरेंस के साथ कोई तेजी का सौदा करना चाहिए। बट ये भी क्लियर है कि अननेसेसरली मंदी भी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बहुत डिफरेंट है। कहीं ना कहीं 15,600-700 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट्स के लिए। एंड ये देखना कल वीकली क्लोजिंग कैसी होती है, कल कैसे मार्केट्स खुलते हैं। अभी तक का रुझान तो नेगेटिव ही लगता है। बहुत धन्यवाद करेंगे संदीप जी बाजार पर राय देने के लिए आपका। और जून महीने में थोक महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है। जून में देश की थोक महंगाई दर 15.18% पर रही। मई में थोक महंगाई दर 15.88% रही थी। मई में थोक महंगाई दर पिछले 3 दशकों के उच्चतम स्तर पर रही थी। जून में भी थोक महंगाई दर के डबल डिजिट में रहने का मतलब ये कि देश में थोक महंगाई की दर लगातार 15 महीनों से 10% से ऊपर बनी हुई है। जून 2022 में खाद्य की थोक महंगाई मई के 10.89% से बढ़कर 12.41% रही। जून में फ्यूल एंड पावर की WPI मई के 40.62% से घटकर 40.38% पर आ गई। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर दी है। सरकार की इस राहत के बाद महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता हो गया है। फिलहाल मुंबई में पेट्रोल के दाम 111 रुपए 35 पैसे लीटर है, जो अब घटकर 106 रुपए 35 रुपए पर आ जाएंगे। इसी तरह कटौती से पहले मुंबई में डीजल के भाव 97 रुपए 28 पैसे लीटर रहे, जो कि अब घटकर 94 रुपए 28 पैसे पर हो जाएंगे। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के ऐलान के बाद हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने कुछ मुंबईकरों से बात की। आइए जानते हैं उनकी राय। महाराष्ट्र सरकार ने अपने कैबिनेट में जो है आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए और 3 रुपए जो है वो कटौती की बात कही है। इसी का जायजा लेने के लिए हम आप पहुंचे हैं मुंबई की एक ऐसे ही पेट्रोल पंप पर और आइए जानते हैं ग्राहकों से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। 3 रुपए से अगर कम होता है तो दैट इज इट्स ओके। मतलब 111 से तो बेटर है कि 5-10 से अगर कुछ कम होता है तो इट्स ओके। अगर और कम करेगी तो और अच्छा होगा, सबसे बेस्ट है। कुछ और कटौती हो तो ज़्यादा बेटर हो। तो यही विनती है कि थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो पेट्रोल पंप वालों को भी एक राहत मिलेगी। जैसा कि आपने सुना, ग्राहकों ने जो है इस निर्णय का खुल के स्वागत किया है। वहीं पेट्रोल पंप एसोसिएशन और उनके ओनर्स का कहना है कि सरकार को जो है उनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट नरसिंह के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। ऑनलाइन ठगी नई नहीं है, मगर ठग इसके जरिए लोगों को खूब ठग रहे हैं। देखिए इसी पर हमारी खास पेशकश, डिजिटल डकैती से कैसे बचें। हमारी इस खास सीरीज में आज हम आपको बता रहे हैं क्रिप्टो के नाम पर होने वाली ठगी के बारे में। कैसे आपको क्रिप्टो सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर कॉल किया जाता है और निवेश के नाम पर लगाया जाता है चूना।
क्रिप्टो की दुनिया में अगर पैसे डुबोने वालों को ढूंढने जाएंगे तो अनगिनत किस्से सुनने को मिलेंगे। असली क्रिप्टो एसेट्स में तो लोगों के पैसे डूबे ही, मगर बहुतों ने नकली क्रिप्टो में भी खूब पैसे गंवाए। कुछ लोगों ने नकली एक्सचेंज में तो कुछ ने नकली मेटावर्स में वर्चुअल जमीन खरीदकर बेहतर मुनाफे की उम्मीद में सारे पैसे गंवा दिए। भारत में ना ही क्रिप्टो रेगुलेटेड है और ना ही वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटेड है। लोगों ने इंटरनेट पर मुनाफे की कहानियां पढ़ी और अपने लाखों करोड़ों गंवाए कई स्कैम्स में फंसकर। सिक्योरिटी फर्म क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में भारत में लोगों ने 1000 करोड़ रुपए नकली क्रिप्टो एक्सचेंजेस में गंवाए। इसके लिए ठगों ने CoinEgg नामक एक एक्सचेंज, जो कि यूके का क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके साथ कई जाने माने क्रिप्टो एक्सचेंजेस की नकली वेबसाइट्स और सोशल मीडिया खड़ा किया और इन्वेस्टर्स से उस पर पैसे लगवाए। कुछ समय पहले केरल में मॉरिस कॉइन नाम की नकली क्रिप्टो करेंसी में लगभग 900 लोगों ने 1200 करोड़ लगाए और सब डूब गए। साइबर क्रिमिनल्स पहला एक फेक डोमेन और ऐप बनाता है, वो जो ओरिजिनल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कॉपी करते हैं। उसके बाद उसके यूजर्स को मोटिवेट करने के लिए उसके अकाउंट पे $100 ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ क्रेडिट करता है। एक बार जो विक्टिम ज़्यादा पैसा एक प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करता है, उनका अकाउंट फ्रीज होता है और साइबर क्रिमिनल्स वो पैसा लेके गायब हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ठगने के बाद एक बार फिर से यही ठग निवेशकों से संपर्क तब भी करते हैं जब लूटा हुआ निवेशक ऑनलाइन किसी फोरम में शिकायत पोस्ट करता है। उस पोस्ट को देखने के बाद ठग क्रिप्टो सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर निवेशकों से संपर्क साधता है और पैसे वापस दिलवाने के भरोसे के साथ बैंक और पर्सनल डिटेल लेकर दोबारा चूना लगाता है। जैसे आपके बाकी ट्रांजैक्शन में OTP इज इम्पोर्टेंट, वैसे ही यहाँ पे आपकी वॉलेट और उसकी प्राइवेट की इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम कौन है, क्या कर रही है, कौन सा उनका लिंक है, वेबसाइट को थरोली चेक करो, वो प्रोजेक्ट को थरोली रिसर्च करो। कहानी यही खत्म नहीं होती। क्रिप्टो के अलावा लोगों ने मेटावर्स में वर्चुअल लैंड में बढ़िया रिटर्न के चक्कर में नकली मेटावर्स से अपना वॉलेट लिंक किया और गाड़ी कमाई डुबो दी। मेटावर्स खुद ही अभी वाइल्ड वेस्ट है, ज़्यादा रेगुलेशंस वगैरह भी है नहीं, इसलिए लोगों को समझ भी नहीं आता। अभी तो मेटावर्स की लैंड उस तरह से बेची जा रही है जैसे कि मून के ऊपर कोई प्लॉट्स बिक रहे हैं। आप जब तक विजिट नहीं करते आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, तो जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली की। भारत में क्रिप्टो अनरेगुलेटेड है। डूबे हुए पैसे की कहीं कोई सुनवाई नहीं और कब क्रिप्टो की दुनिया रातों रात औंधे मुंह गिर जाए इसका पता भी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे टेरा लूना में लोगों ने करोड़ों गंवा दिए। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। एटीएम से पैसे विड्रॉ करना काफी सुविधाजनक होता है। आप न सिर्फ अपने बैंक के एटीएम से बल्कि दूसरे बैंकों के एटीएम से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि एक समय सीमा के बाद दूसरे बैंकों के एटीएम पर आपको कुछ चार्जेस भी देने होते हैं। इन्हीं चार्जेस को लेकर एक मैसेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एटीएम से विड्रॉ करने के लिए आपको 173 रुपए चुकाने होंगे। अब इस मैसेज में कितनी सच्चाई है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे मैसेज वायरल होते हैं जिनका सीधा नाता आम आदमी और उसकी जेब से होता है। ऐसे में बैंक चार्जेस से जुड़ा कोई भी मैसेज जब वायरल होता है तो उस पर लोग आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं। एक ऐसा ही मैसेज काफी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि एटीएम से 4 बार से अधिक पैसा निकालने पर 150 रुपए टैक्स और 23 रुपए सर्विस चार्ज लगेगा। कुल मिलाकर आपके 173 रुपए कटेंगे। पहली नजर में जब आप इस मैसेज को देखते हैं तो इसमें कुछ भी फर्जी नजर नहीं आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एटीएम विथड्रॉल पर एक वक्त के बाद चार्जेस लगते हैं। ज्यादातर लोग इस मैसेज पर आसानी से विश्वास कर लेंगे, लेकिन इस मैसेज में पूरी सच्चाई नहीं है और इसे सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है। और पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया है और सच्चाई सामने लाई है। पीआईबी ने एक ट्वीट कर बताया है कि इस मैसेज पर विश्वास न करें क्योंकि इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक कोई भी खाता धारक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकता है। 5 बार तक रुपए निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। हालांकि महीने में 5 बार से ज्यादा बार रुपए निकालने पर चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन ये चार्ज भी 173 रुपए ना होकर सिर्फ 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होता है।
बैंक चार्जेस और इंश्योरेंस को लेकर वायरल हो रहा ये कोई अकेला मैसेज नहीं है। आए दिन व्हाट्सएप और फेसबुक पर ऐसे मैसेज घूमते रहते हैं जिसमें तरह तरह के दावे किए जाते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा मैसेज आता है तो बिना उसकी जांच पड़ताल किए उस पर विश्वास ना करें और ना ही किसी जानने वाले को फॉरवर्ड करें, क्योंकि बिना जांच के ऐसे मैसेज पर विश्वास करने का मतलब है फेक न्यूज को फैलाना और खुद के साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के मोर्चे पर अपडेट आपको दे, एक बार फिर से बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,139 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 38 मरीजों की जान भी गई। आपको बताएं, कल कोरोना के कुल 16,906 नए मामले सामने आए थे। 45 मरीजों की मौत हुई थी। पिछले 24 घंटों में 16,482 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,36,000 पर पहुंच चुकी है। कोरोना को लेकर रोज नए नए रिसर्च भी हो रहे हैं। अब एक ऐसे ही रिसर्च में सामने ये आया है कि अगर सर्द रात में भी आप पसीने से भीग जाते हैं तो हो सकता है कि आप कोरोना से संक्रमित हो। इस रिपोर्ट में समझिए। कोरोना वायरस के सामने आ रहे नए वेरिएंट में लगातार नए लक्षण देखे जा रहे हैं। वहीं BA.5 वेरिएंट को लेकर साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि रात में सोते समय पसीना आने से सावधान हो जाएं। विशेषज्ञों का दावा है कि रात में पसीना आना कोविड के नए स्ट्रेन का लक्षण हो सकता है, क्योंकि कोरोना के डेवलप हुए वायरस से संक्रमित लोग बिस्तर पर काफी पसीना बहाते हुए नजर आ सकते हैं। ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर ने नए पहचाने गए वेरिएंट के बारे में चेतावनी दी है। पसीना बहना अब थोड़ा अलग है, क्योंकि ये अब वायरस में तब्दील हो चुका है। शरीर की टी कोशिकाओं में कुछ प्रतिरोधक क्षमता होती है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और वायरस का मिश्रण थोड़ा अलग होने से बीमारी हो सकती है। इसमें रात में पसीना आना लक्षणों में शामिल है। जानकारी के मुताबिक रात में पसीना आने की बीमारी सिर्फ एडल्ट्स में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी हो सकती है। यहाँ तक कि जब आपके कमरे का तापमान ठंडा हो तब भी पसीना आए तो सचेत हो जाएं। प्रोफेसर ओनील ने चेतावनी दी है कि नए वायरस के प्रतिरक्षा प्रणाली से टकराने का ये परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप अलग बीमारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार ने 18 से 59 साल तक के सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज फ्री कर दिया है, यानी कोरोना के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इससे पहले सरकार ने बूस्टर डोज के लिए अंतर 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद 1% आबादी ने ही बूस्टर डोज लिया है। आखिर बूस्टर को लेकर लोगों में इतना उदासीन व्यवहार क्यों है, रवैया ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है और बूस्टर डोज क्यों जरूरी है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। कोरोना को मात देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अब 18 से 59 साल के बीच के लोगों को 15 जुलाई से 75 दिनों तक बूस्टर डोज फ्री मिलेगा। दरअसल देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में लापरवाही बढ़ती जा रही थी। बीते दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो औसतन रोजाना 17,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में कोरोना का असर सबसे ज्यादा है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की उदासीनता एक बार फिर कोरोना को सिर उठाने का मौका दे सकती है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की असल चिंता ये है कि 18 से 59 साल के बीच की 77 करोड़ की आबादी में महज 1% लोगों ने ही कोरोना की बूस्टर डोज ली है। हालांकि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के साथ हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वॉरियर्स में से करीब 26% लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं, लेकिन इसे लेकर लोगों की उदासीनता अभी बनी हुई है। सरकार की चिंता वाजिब है। जैसे ही लोगों पर दूसरी डोज का असर कम होने लगेगा, कोरोना उन पर फिर से आक्रमण कर सकता है। सरकार ऐसी किसी परिस्थिति से बचना चाहती है। ये बताना जरूरी है कि बूस्टर डोज क्यों आवश्यक है। दरअसल ICMR और दूसरी ग्लोबल हेल्थ एजेंसियों की स्टडी के मुताबिक 2 डोज से जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है उसका असर 6 महीने तक बना रहता है। ऐसे में बूस्टर डोज ही कोरोना को फिर से सिर उठाने से रोक सकता है।
आईएमए की नेशनल टास्क फोर्स की एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि बूस्टर डोज लेने वालों में 70% लोग कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में नहीं आए हैं। वहीं दोनों डोज लेने वाले लेकिन बूस्टर डोज न लेने वाले 45% लोग कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संक्रमित पाए गए। स्टडी में करीब 6000 लोगों को शामिल किया गया। स्टडी में 24% लोग 40 साल से कम उम्र के थे और 50% लोग 40 से 59 साल की एज ग्रुप में। जहां तक देश में वैक्सीनेशन की बात है, अब तक 96% आबादी पहली डोज ले चुकी है, जबकि 87% लोग दोनों टीका लगवा चुके हैं। इसके साथ ही देश में कुल वैक्सीनेशन 199 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। कोरोना को अगर जड़ से मिटाना है तो पात्र होने पर बूस्टर डोज जरूर लें। ये न सिर्फ इम्यूनिटी डेवलप करता है बल्कि ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट के खिलाफ बेहद कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही के दौरान अब कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करना असंसदीय होगा। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 के नाम से एक लिस्ट तैयार की है। अगर संसद में कोई सांसद इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो वो असंसदीय माना जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए कौन से हैं वो शब्द। उसका उत्तर देने का हमें अवसर मिलना चाहिए। नारेबाजी करने आए, तख्तियां लेके आए यहाँ पर, ये गलत तरीका आपका। स्थगित की जाती है। संसदीय कार्यवाही के दौरान अब सांसदों की जुबान पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली गई है। अब अगर संसद की कार्यवाही के दौरान कोई सांसद कहता है कि सरकार तानाशाह हो गई है या विपक्ष तानाशाही कर रहा है, तो संसद के नए नियमों के मुताबिक ये संबोधन असंसदीय माना जाएगा। ये नियम लोकसभा और राज्यसभा में 18 जुलाई से लागू होंगे। दरअसल सरकार ने असंसदीय शब्दों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कई शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, जिसमें जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, यहाँ तक कि जुमला जीवी शब्द से किसी को संबोधित करना भी असंसदीय माना जाएगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी एक नए बुकलेट में कहा गया है कि बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर और स्नूप गेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। अमर्यादित शब्दों की ये लिस्ट 18 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले आई है। इस लिस्ट में अंग्रेजी, हिंदी के कई और शब्द हैं, जैसे शकुनी, खून से खेती, अराजकतावादी, तानाशाह, अपमान, बहाना, ठगना, गुमराह, दोहरा चरित्र, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना और बहरी सरकार जैसे शब्दों को भी अमर्यादित बताया गया है। इसका मतलब यह है कि संसद की डिबेट या किसी अन्य मौके पर अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। असंसदीय शब्दों की ये लिस्ट काफी लंबी है। इसमें शामिल कुछ और शब्दों की बात करें तो इसमें घड़ियाली आंसू, करप्ट, काला दिन, काला बाजारी और खरीद फरोख्त भी शामिल है। इसके अलावा दलाल, दादागिरी, बॉब कट, लॉलीपॉप, मूर्ख, पिट्ठू और सेक्सुअल हैरेसमेंट को भी असंसदीय शब्दों की सूची में शामिल किया गया है। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के पास इन शब्दों के भावों को सदन की कार्यवाही से हटाने का अंतिम अधिकार होगा। इस सूची में कहा गया है कि कुछ शब्द तब तक असंसदीय नहीं होंगे जब तक कि संसदीय कार्यवाही के दौरान इन्हें अन्य संबोधन के साथ मिलाकर नहीं देखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने एक अनोखे अंदाज के लिए हमेशा पहचानी जाती हैं। हाल ही में लोगों को पानी पूरी खिलाने वाली ममता बनर्जी का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मोमोज बनाते दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी अपने अनोखे अंदाज के लिए पहचानी जाती हैं। कभी वो फुटबॉल को किक मारती हैं, तो कभी गोलगप्पे बनाते दिखाई देती हैं, तो कभी लोगों को चाय बनाकर पिलाती हैं। अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोमोज बनाती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो दार्जिलिंग का बताया जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दार्जिलिंग के दौरे पर थीं। इसी दौरान वो एक मोमोज स्टॉल पर पहुंच गई और स्टॉल में मौजूद लोगों के साथ मोमोज बनाने लगी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि स्टॉल में पहले से ही 2 महिलाएं मौजूद हैं और मोमोज बना रही हैं। इसी बीच टीएमसी सुप्रीमो भी वहां पहुंच जाती हैं और इसे तैयार करने लगती हैं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने इस तरह का काम किया है। हाल ही में वे एक स्टॉल पर लोगों को गोलगप्पे खिलाती हुई दिखी थी।
दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल भी बंगाल की सीएम ने दार्जिलिंग दौरे पर लोगों को मोमोज बनाकर खिलाया था और इस साल पानी पूरी के स्टॉल पर भी पहुंच गई थी। उन्होंने न केवल गोलगप्पे बनाए बल्कि लोगों को खिलाए भी थे। सीएम ममता बनर्जी का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इंडिया 360 डिग्री की आज की इस पेशकश में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर बने रहिए जी बिजनेस के साथ, क्योंकि आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।